नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आपका स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप। बस इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी बताते हैं। रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। आज संजीवनी के एपिसोड में जानेंगे ह्यूमन बॉडी में कैसे बनते हैं कैंसर सेल्स और इनकी भूमिका क्या होती है। इसके साथ ही ये भी हम जानेंगे वो कौन से 10 लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे अजवाइन के 6 फायदों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइफस्टाइल टिप्स से कैसे आप कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? क्या आप शराब पीते हैं? क्या आप केमिकल युक्त खाना खाते हैं? क्या आप देर तक टीवी देखते हैं? तो हो जाइए अलर्ट। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा शरीर हजारों करोड़ों सेल से बना हुआ है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में कैसे बनते हैं और इनकी भूमिका क्या होती है। देखिए, डेफिनेटली बड़ा अच्छा विषय है। आप सभी से मैं कहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो आज कैंसर से पीड़ित हैं। सबसे पहले हमें जानना ये है कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिकाएं, जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट जिसको सेल कहते हैं, सेल का अपना एक नियमित रूप से उसका एक तरीका होता है। वो सेल बनती है, ग्रो करती है, फिर वो ओल्ड होकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, सेल का ग्रो होना, फिर उसका ओल्ड होना, फिर उसकी डेथ होना। लेकिन कुछ सेल्स एबनॉर्मली जब बिहेव करने लगती है, यानी कि वो ग्रो होती है लेकिन मरती नहीं है और नई सेल्स बनती रहती है, तो ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो होती है, इन सेल्स को हम कहते हैं कि ये कैंसरस सेल्स हैं। क्यों ये हो जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा अगर डिटेल में ना जाए, हम सिंपल तरीके से हम देखें, मॉडर्न साइंस जो हमारी कहती है वो ये कहती है कि हमारे सेल्स की जो ग्रोथ है, जो उसका सेल डिवीजन जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में कुछ कोड होता है, हमारे डीएनए में कुछ कोड होता है, उससे कंट्रोल होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक फॉल्ट आ जाए, डीएनए में कोई फॉल्ट आ जाए, तो ये जो सेल का डिवीजन का कंट्रोल है ये खत्म हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये सेल्स जो है कैंसरस सेल्स बन गई हैं। और एक ही जगह पर नहीं, यही सेल्स फिर दूसरी जगह जाकर के, दूसरे ऑर्गन्स में जाकर के, दूसरे स्थानों पर जाकर के वहां पर भी वहां की सेल्स को दूषित करती हैं और वहां भी इनका निर्माण होता है। उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बारी कि एक प्राइमरी ट्यूमर होता है और उसके बाद दूसरी जगह पर जब उसका असर पड़ जाता है दूसरे ऑर्गन में जाकर के, उसको मेटास्टेसिस शब्द से बताया जाता है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो एबनॉर्मली सेल्स की जो ग्रोथ होती है, दोज आर कैंसरस सेल्स, राइट? हाँ। तो क्या ये जरूरी है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं? देखिए, ऐसा माना जाता है, काफी जगह हमने भी पढ़ा है ऐसा मॉडर्न साइंस के कई पेपर्स में, कि जनरली बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो एबनॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो उनको एक माहौल ना मिले, उस तरह का उनको एक एनवायरनमेंट ना मिले कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें, तब तक वो नुकसान नहीं करती हैं। कई बार कुछ सेल्स एबनॉर्मल हुई, बाद में फिर वो नॉर्मल रेंज में आ जाती हैं, फिर दोबारा से ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब उनका ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाए और वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होने लगे कि वो जमा होने लगे, और वो जमा होकर के क्या बनाता है, एक वहां पर गुच्छा बना देगा, एक वहां पर जो है गांठ बन जाएगी, जिसको के ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर जो है, जनरली ट्यूमर जो है इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं होती है और ये दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। कई ट्यूमर ऐसे होते हैं कि जो आजू बाजू की सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस ट्यूमर जो बनता है, वो आसपास के ऑर्गन्स को, आसपास की सेल्स को भी अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग्स है, हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, क्या वो भी जिम्मेदार है कैंसरस सेल्स के ग्रोथ के पीछे? देखिए, जैसा हमने कहा कि जो अगर मॉडर्न साइंस की बात करें हम, तो उन्होंने कहा कि भाई जीन्स हमारी जो है, जो जेनेटिक कोड है, वहां पर कुछ फॉल्ट आता है। तो फॉल्ट कहाँ से आएगा? डेफिनेटली कोई ऐसी चीज हमारे लाइफस्टाइल में होगी, हमारे भोजन में होगी,
जो कि हम कह सकते हैं कि ये शायद जाकर के वहाँ खराब करे। आयुर्वेद की दृष्टि से भी हम बार बार बात करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स ज्यादा बनने लगेंगे, आम ज्यादा बनने लगेगा, या आजकल तो ऐसी भी काफी सारी स्टडीज हैं जहां ये भी पता चलता है कि इमोशनल लेवल पर अगर कोई आपको ट्रॉमा है, मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कोई किसी तरह की बहुत ज्यादा कष्ट है या नेगेटिव माइंड आपका चलता है, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव सोचते हैं, ये चीजें भी कहीं ना कहीं जाकर के हमारे जो कंट्रोल करने वाला जो डीएनए है या जो जीन्स हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी रिसर्च हुई है जहां पर ये देखा गया कि अगर हम लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें, समय पर खाएं, अच्छा भोजन करें जिसमें कि केमिकल्स ना हो, किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स या बहुत ज्यादा आजकल आप देखते हो कि आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल शुगर, बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल हमारे भोजन में आ गई हैं। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स हैं, रेडिएशंस हैं, अलग अलग टाइप के रेडिएशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में आ गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को, अपने खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा दूषित कर दिया है और ये कारण हो सकता है कि ये हमारे शरीर में कैंसर पैदा कर रहा है। क्योंकि कैंसर को जब स्टडी किया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि एग्जैक्टली ये जो चेंज आ रहा है सेल्स में ये क्यों आ रहा है। बहुत सारी चीजों को हम कंसीडर करें और काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मानते हैं, जानते हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग कोई करता है, टबैको का सेवन कोई करता है या अल्कोहल का सेवन कोई करता है, बहुत ज्यादा जो है फूड में केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा आपके किसी और उत्पाद में जो आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे आपके वो बालों के लिए कोई आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर उनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सोजेनिक यानी कि कैंसर फॉर्मिंग होते हैं तो डेफिनेटली दैट कैन बी ए कॉज। तो चलिए अब बारी है आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स देंगे जो ह्यूमन सेल को कैंसरस सेल्स में बदलने से रोकता है, यानी कि अगर सेल्स की एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है उससे कहीं ना कहीं रोकथाम उस पर लगती है। जी डॉक्टर साहब बताइए आज के संजीवनी। देखिए, सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ही ध्यान देना है। अगर हम भोजन में अगर हम कोशिश करें कि हम अच्छी डाइट लें, अच्छी का मतलब यहाँ पर एक तो है कि केमिकल फ्री डाइट हो, ऑर्गेनिक डाइट जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड कहते हैं जिसको, वो बहुत इफेक्टिव होती है डेफिनेटली। इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि ऐसे भी पेशेंट हमने देखे कि जो ऑर्गेनिक डाइट खाते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। तो इसलिए मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी आपको जो है एक कोशिश ये करनी है कि मेंटली आप जो है खुश रहें, माइंड को पॉजिटिव रखें, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंपल भाषा में हम डाइट की बात करें तो एल्कलाइन डाइट का सेवन करने से हमारी टिश्यूज जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं। जितना हम ज्यादा एसिडिक भोजन करेंगे जिसमें के केमिकल भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि हमारी बॉडी की टिश्यूज को नष्ट करती हैं, उनको एक प्रकार से वो डिस्ट्रॉय भी करती है और उनमें कुछ न कुछ चेंजेस लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं। कुछ आपने सुना होगा, कई बार ये भी होता है कि कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कोई पुरानी कोई बीमार, कोई चोट या कोई जख्म या कोई ऐसी चीज अंदर हमारे जो अंदर पेट का जो अंदर की मेम्ब्रेन है वहां पर कोई चीज अगर पुराना है वो क्रॉनिक हो गया, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए जो खाने पीने की चीजें वो हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन को इरिटेट करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज यदि हम करेंगे तो उससे डेफिनेटली बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव चीजें बनती हैं। नॉट ओनली पॉजिटिव चीजें बनती हैं, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं और इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमें समय समय पर कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर अपने शरीर और मन को हम डिटॉक्सिफाई करें। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का हम जिक्र करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा अगर रेगुलरली आप कराते हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स काफी बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, चाहे हम उसको जेनेटिक लेवल पर समझने की कोशिश करें, चाहे हम उसको स्थूल लेवल पर जो कि ग्रॉस लेवल पर समझने की कोशिश करें, तो उसमें हम जब टॉक्सिन फ्री उसको रखते हैं तो नेचुरल उसमें जो उसका कार्यशैली वो नेचुरल रहती है। यानी कि जैसे कि सेल्स बन रही हैं और सेल्स टूट रही हैं, फिर नई सेल्स बन रही है, वो नेचुरल रहेगा। लेकिन जब कभी उसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ आएगी तो उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम बॉडी में टॉक्सिन्स को जमा कर रहे हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। योग प्राणायाम हम बात करते हैं अपने शो में बहुत बारी। जो हमारी प्राणवायु है, प्राणवायु अगर हमारी शुद्ध रहेगी
तो अंदर कितना ही जो है अगर कहीं टॉक्सिक मटेरियल्स जमा भी होंगे तो उसको बाहर निकालेगी। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, शुद्ध प्राणवायु और शुद्ध जल। पानी भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, पानी से हमारा शरीर बनता है, पानी से बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में होते हैं। लेकिन अब देखें आज के युग में तो ये एक बड़ा कारण है, हमारा जो है प्राणवायु जो हम सांस लेते हैं वो भी बहुत दूषित है और हमारा जल भी बहुत दूषित हो चुका है। तो ये हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि जो हमारे शरीर में रोगों को पैदा कर रही है। इसके अतिरिक्त ध्यान, मेडिटेशन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान करने से भी बॉडी की टिश्यूज हमारी अल्कलाइन होती हैं, हमारा मन शांत होता है और अनेक प्रकार की जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं या हीलिंग एनर्जीज हैं वो रिवाइव होती हैं। इसके साथ साथ वेट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, वेट को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो केवल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं, अनेक प्रकार के रोगों को ओबेसिटी पैदा करती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी शरीर में जो है वजन अपना लिमिट से रहे, ज्यादा ना बढ़े, ओवरवेट ना हो, ओबेसिटी का रोग आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए तमाम नुस्खे आपने अभी बताए, लेकिन जो लोग अभी ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग इलाज के साथ साथ किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, कैंसर डेफिनेटली एक ऐसा रोग है कि जिसको हम कह सकते हैं कि अभी किसी भी सिस्टम में हम जाएं तो कंप्लीट इलाज किसी के पास नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात करता हूं, कैंसर के पेशेंट हमारे पास भी बहुत आते हैं, तो उनको हमेशा कहते हैं कि भाई एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें जरूर इसमें रखनी चाहिए। यानी कि यदि आप कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी कराया आपने, रेडिएशन कराया, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, कुछ और उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो नेचुरल तरीके से उसको आप पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में इस तरह की, जो हमारे आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारे कई प्रकार के, स्पेशली जैसे जीवा में हमने एक शोधक क्वाथ एक बनाया, उसको हम बहुत देते हैं कैंसर के पेशेंट्स में। अच्छा, उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स ऐसे हमने बनाए हैं जिनको के देने से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना कैंसर में बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो कैंसर सेल्स बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और अंत में जो है वो हमारे शरीर की जो पूरी शक्ति को क्षीण करके द पर्सन डाइज, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मैं यही राय दूंगा आपको, बहुत सारी चीजें आप घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है, हल्दी के ऊपर रिसर्च हुई है। हल्दी के अंदर देखा गया कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कैंसर को फाइट करते हैं, तो हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। थोड़ा चुटकी भर हल्दी जो है दूध में मिला के पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम बार बार बात करते हैं आपसे, हमारे यहाँ आंवला है, हमारे यहाँ च्यवनप्राश है, हमारे यहाँ जो है इस तरह के जो गिलोय है, इनका सेवन भी आपको नियमित रूप से करना चाहिए। ये आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर्स इनको कहते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए, टॉक्सिन्स बॉडी में आपके नहीं रहने चाहिए। ये दो काम जो है हम डेफिनेटली आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी हमारे पास औषधियां हैं जो इन कार्यों को पूरा करने में अच्छा सक्षम है। जम्मू से राजेश जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी राजेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक बालक है 14 साल का जी। उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी डॉक्टरों ने डिटेक्ट करा है। अच्छा। तो अभी तो उनकी एक जर्मन की कोई दवा है वो लेते हैं, वो एलोपैथी। तो मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता था कि आयुर्वेद में मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कोई इलाज है क्या? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगर बताया डॉक्टर ने तो ये भी बताया होगा कि ये जो है जीन्स में खराबी होती है, जेनेटिक रोग है। यानी कि जो मसल्स फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता, मसल वेस्ट होता रहता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी जो है हालत और खराब होती रहती है। तो जीन्स को ठीक करना तो एक तरह से बहुत इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि जीन्स तो हमारे जेनेटिक में जो मिला वो हमारा जो एक पूरा सिस्टम है उस सेटअप का एक पार्ट है। लेकिन हम आयुर्वेदिक दृष्टि से जब इसको देखते हैं, मांस धातु क्षय इसको हम कहें कि हमारा जो 7 धातु होते हैं उनमें से एक मांस धातु जिसको कि मसल्स बोलते हैं, उसकी क्षीणता हो रही है, उसकी कमी हो रही है। तो मांस धातु वृद्धि करने के लिए हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत सरल रोग है और इसका इलाज हम कर देंगे, लेकिन ऐसे रोगों में अगर इतना भी हो जाए कि जहां पर स्थिति है वहीं बनी रहे और फर्दर खराब ना हो, तो उसको भी हम
आराम ही कहते हैं, उसको भी रिलीफ कहते हैं। तो अगर आप लोग भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जो नुस्खे आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें प्लीज अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके भी आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें तो आप इस नंबर 0129404004 पर अपना फोन करके नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अजवाइन के 6 फायदे कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अजवाइन के 6 फायदे कौन कौन से हैं। देखिए, अजवाइन आपके घर में रहती है और बहुत कारगर है। अक्सर इसका प्रयोग शायद हम बहुत ज्यादा नहीं करते, कुछ लोग करते हैं कहीं कहीं, कभी कोई स्पेशल डिश बनती है, रेसिपी कोई बनती है उसमें डालते हैं, लेकिन मेडिसिनली बहुत गुण है इसमें। सबसे पहले पेट के लिए बहुत अच्छा। पेट में कभी दर्द अगर आपको होता है, पेट में दर्द किसी भी कारण से हो, क्रैम्प्स हो रहे हैं, थोड़ा सा अजवाइन ले लें गर्म पानी से, इट विल हेल्प यू। अजवाइन का अर्क भी मिलता है, अगर गैस वगैरह होती है, बहुत ज्यादा आपको ब्लोटिंग होती है तो अजवाइन का अर्क आप प्रयोग कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड। जो महिलाएं या लड़कियां जिनमें के पीरियड्स के समय बहुत पेन होता है तो अजवाइन को उबाल लें, अच्छी तरह से काढ़ा बना लें उसका। 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में डाल करके और चौथाई उसको रखें, मतलब 1/4 आपको बचाना है। उसको थोड़ा सा गुड़ मिला करके गरम गरम पिएंगे तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है आपको। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अजवाइन का चूर्ण और बेल पत्र जो होता है उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना करके बराबर बराबर मिक्सचर बनाइए और 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इन एडिशन टू दैट, अगर कोल्ड वगैरह आपको होता है, कोल्ड जुकाम यानी कि होता है, तो अजवाइन का जो अजवाइन होती है उसको पीस करके उसकी सूंघने से आपको रिलीफ मिलता है। या अजवाइन को फ्राई करके थोड़ा सा हल्का सा तेल में या घी में फ्राई करके उसको सेवन किया जाता है गुनगुने पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। 2 ग्राम के मात्रा में अगर दिन में 2-3 बार लेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। और अगर जो लोग स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं या गुटखा पान ऐसी चीजें से उनका एडिक्शन है, उनके लिए भी अजवाइन का एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। अजवाइन को नींबू के रस में थोड़ा भिगो करके हल्का सा थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं, इसको सुखा के रख लीजिए। तो ये जब सूख जाएगा तो आपके पास जो बनता है, जब आपको इच्छा होती है गुटखा खाने की, स्मोकिंग करने की, थोड़ा सा उसमें से 5-7 दाने 8-10 दाने उसके मुंह में डाल करके और चूसते रहें तो उससे आपको उसकी इच्छा भी नहीं होती और पेट भी आपका ठीक रहता है। अक्सर लोग जो स्मोकिंग छोड़ते हैं वो ये शिकायत कई बार करते हैं कि जी स्मोकिंग अगर ना करें तो पेट में गैस बन जाती। तो अजवाइन जब आप चूसते रहेंगे तो गैस भी नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छा रहेगा और आपकी इच्छा भी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।